हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अमित आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 9 दिसंबर सन 2018 के सीटेट के पेपर में आए हुए 30 क्वेश्चंस आपके सामने और आपके साथ में साझा करूंगा, जो कि पेपर सेकंड में कक्षा 6 से और 8 वाले पेपर में पूछा था। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, सृजनात्मकता डॉट 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला रवादार बौद्धिकता, दूसरा अभिसरित सोच, तीसरा विविध सोच और चौथा द्रव द्रव बौद्धिकता। तो हमारा सही ऑप्शन होगा विविध सोच। दोस्तों, आप क्वेश्चन को देख करके आप खुद अपना आंसर लिखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा और आप मिलाइए कितना आपने सही किया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट 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 नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक और ध्वनि संबंधी। बताइए दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन है ध्वनि संबंधी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन भाषा निर्धारित, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा सामाजिक भाषा उद्धृत और चौथा संस्कृत प्रभावित। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा भाषा निर्धारित। चौथा क्वेश्चन, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अनुभवों तथा सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, अंतर्दृष्टि का। अंतर्दृष्टि तो होगा नहीं क्योंकि एकाएक ये आता है सूझ। अनुमान नहीं, चूँकि अनुमान नहीं लगा रहा है। और मानसिक दृढ़ता ये होगा नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कलन विधि। कलन विधि से। दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिव्या, पांचवा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर या विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, ऑप्शन ए द्वितीयक विस्तारण विधि, उपलक्ष्य विधि, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा उपलक्ष्य विधि का। छठवां क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, ऑप्शन ए लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डॉट 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 के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, दूसरा आलेख पत्र पर में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अब सी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, और नंबर 4 परीक्षा के उत्तर पत्रों में मूल्यांकन की प्रक्रिया। दोस्तों बताइए जल्दी से। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अधिगमकर्ता, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, आठवें क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, तीसरा शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, और चौथा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का
रिकॉर्ड रखने में। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। पहला, समता एवं समानता का अवसर, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्विकी, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा में समता और समानता का अवसर मिलता है दोस्तों। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कब, मतलब कि पूछे जाने का मतलब किस वर्ष लागू किया गया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये दोस्तों 2016 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने में के होने व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक नंबर 1 विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले, तो सबसे अच्छा आंसर हमारा बी आंसर होगा, क्योंकि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को जो पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होगा वही सही शिक्षा दे पाएगा बालक को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो हमारा बी आंसर सही होगा। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए 13वां क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण सामग्री या उपलब्ध करने का तात्पर्य किससे है? बताइए दोस्तों। तो नंबर 1 शिक्षण व्यावसायिकता की भौमिकता सन्निहिता। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। 11वां क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां, ऑप्शन ए विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बी ऑप्शन, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई हो, कक्षा के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए व्यवस्था है बच्चों के लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। ए शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक
ऑप्शन चौथा सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नंबर सी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। स्वजागरूकता चौथा 14वां स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ऑप्शन संज्ञान बोधक, संज्ञान, समायोजन और केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर संज्ञान बोधक, संज्ञान बोधन। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मक सोच, बी अमूर्त सोच, सी मूर्त सोच और डी प्रक्रियावादी सोच। तो दोस्तों हम जैसा कि हम जानते हैं कि इसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है और बच्चों की सृजनात्मक सोच को भी बढ़ाने के लिए शिक्षकों को लगातार प्रयासरत होना रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन और विभेदी अनुदेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा विभेदी अनुदेशन। प्रतिपालन 17 नंबर, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ... चरण की प्रतिपूर्ति करता है। ऑप्शन अभिप्रेरण, बी आत्मनिर्भरता, सी सामान्यीकरण और डी अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा सामान्यीकरण। जजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो जजोग के अनुसार संज्ञान और भाव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? नंबर 1 अवलोकन, 2 संशोधन, 3 प्रतिरूपण और 4 अनुकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवलोकन। मैमन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हुए इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हुए उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 सतर्क, 2 निवर्तमान, 3 निरंकुश और 4 चौकस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं तो सतर्क होगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? सौंदर्य बोधक, दूसरा अमूर्त, तीसरा तार्किक और चौथा सृजनात्मक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा तार्किक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपभोक्ता प्रकार का कार्य, बी निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास। 22 का ड्रिल और अभ्यास सही ऑप्शन होगा हमारा ड्रिल और अभ्यास। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श ... संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला कर्ण कोटर, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अवलोकन और चौथा गतिबोधक। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा गतिबोधक। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को मध्यबाह्य
विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन नंबर 1 प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तीसरा प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, चौथा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा फोर्थ, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। 26 क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। नंबर 1 समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह अनुरूपता का, समूह की पहचान का। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों समूह की पहचान का, क्योंकि आप टीचर हैं, टीचर की तरह सोचना होगा आपको। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त हो जाती है? नंबर 1 पूर्व परिचालन, बी यानी दूसरा मूर्त परिचालन, तीसरा औपचारिक परिचालन और चौथा संवेदी गामक अवस्था, सेंसेसरी मोटर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। डॉट 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 माने किस महीने या कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 24, दूसरा 24 से 30, तीसरा 30 से 36 और चौथा 12 से 18। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 18 से 24। 30 नंबर क्वेश्चन, नंबर 30 बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं, आप बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा विनय। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अमित आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 9 दिसंबर सन 2018 के सीटेट के पेपर में आए हुए 30 क्वेश्चंस आपके सामने और आपके साथ में साझा करूंगा, जो कि पेपर सेकंड में कक्षा 6 से और 8 वाले पेपर में पूछा था। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, सृजनात्मकता डॉट 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है? पहला रवादार बौद्धिकता, दूसरा अविस्तृत सोच, तीसरा विविध सोच और चौथा द्रव बौद्धिकता। तो हमारा सही ऑप्शन होगा विविध सोच। दोस्तों आप क्वेश्चन को देख करके आप खुद अपना आंसर लिखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा और आप मिलाइए कितना आपने सही किया।
दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट 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 नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक और ध्वनि संबंधी। बताइए दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन है ध्वनि संबंधी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन भाषा निर्धारित, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा सामाजिक भाषा उद्धृत और चौथा संस्कृत प्रभावित। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा भाषा निर्धारित। चौथा क्वेश्चन, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अनुभवों तथा सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, अंतर्दृष्टि का। अंतर्दृष्टि तो होगा नहीं क्योंकि एकाएक ये आता है सूझ, अनुमान नहीं चूँकि अनुमान नहीं लगा रहा है, और मानसिक दृढ़ता ये होगा नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कलन विधि। कलन विधि से। दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिव्या, पांचवा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर या विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। ऑप्शन ए द्वितीयक विस्तारण विधि, उपलक्ष्य विधि, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा उपलक्ष्य विधि का। छठवां क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि ऑप्शन ए लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डॉट 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 के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, दूसरा आलेख पत्र पर में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अब सी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, और नंबर 4 परीक्षा के उत्तर पत्रों में मूल्यांकन की प्रक्रिया। दोस्तों बताइए जल्दी से। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अधिगमकर्ता, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, आठवें क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, तीसरा शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, और चौथा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। पहला, समता एवं समानता का अवसर, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्विकी, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा में समता और समानता का अवसर मिलता है दोस्तों। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कब, मतलब कि पूछे जाने का मतलब किस वर्ष लागू किया गया?
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये दोस्तों 2016 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने में के होने व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक नंबर 1 विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले, तो सबसे अच्छा आंसर हमारा बी आंसर होगा, क्योंकि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को जो पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होगा वही सही शिक्षा दे पाएगा बालक को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो हमारा बी आंसर सही होगा। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए 13वां क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण सामग्री या उपलब्ध करने का तात्पर्य किससे है? बताइए दोस्तों। तो नंबर 1 शिक्षण व्यावसायिकता की भौमिकता संहिता। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। 11वां क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां, ऑप्शन ए विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बी ऑप्शन, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई हो, कक्षा के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये व्यवस्था है बच्चों के लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। ए शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक ऑप्शन चौथा सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नंबर सी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। स्वजागरूकता 14वां स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ऑप्शन संज्ञान बोधक, संज्ञान समायोजन और केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर संज्ञान बोधक, संज्ञान बोधन। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मक सोच, बी अमूर्त सोच, सी मूर्त सोच
और डी प्रक्रियावादी सोच। तो दोस्तों हम जैसा कि हम जानते हैं कि इसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है और बच्चों की सृजनात्मक सोच को भी बढ़ाने के लिए शिक्षकों को लगातार प्रयासरत होना रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन और विभेदी अनुदेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा विभेदी अनुदेशन। प्रतिपालन 17 नंबर। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ... चरण की प्रतिपूर्ति करता है। ऑप्शन अभिप्रेरण, बी आत्मनिर्भरता, सी सामान्यीकरण और डी अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा सामान्यीकरण। जजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो जजोग के अनुसार संज्ञान और भाव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? नंबर 1 अवलोकन, 2 संशोधन, 3 प्रतिरूपण और 4 अनुकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवलोकन। मैमन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हुए इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हुए उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 सतर्क, 2 निवर्तमान, 3 निरंकुश और 4 चौकस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, तो सतर्क होगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। एक समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? सौंदर्य बोधक, दूसरा अमूर्त, तीसरा तार्किक और चौथा सृजनात्मक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा तार्किक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपभोक्ता प्रकार का कार्य, बी निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास। 22 का ड्रिल और अभ्यास सही ऑप्शन होगा हमारा ड्रिल और अभ्यास। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श ... संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला कर्ण कोटर, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अवलोकन और चौथा गतिबोधक। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा गतिबोधक। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्यवाय विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन नंबर 1 प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तीसरा प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, चौथा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा 4th प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। 26 क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं
और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। नंबर 1, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह अनुरूपता का, समूह की पहचान का। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों समूह की पहचान का, क्योंकि आप टीचर हैं, टीचर की तरह सोचना होगा आपको। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त हो जाती है? नंबर 1, पूर्व परिचालन, बी यानी दूसरा मूर्त परिचालन, तीसरा औपचारिक परिचालन और चौथा संवेदी गामक अवस्था, सेंसेसरी मोटर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। डॉट 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 माने किस महीने या कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 24, दूसरा 24 से 30, तीसरा 30 से 36 और चौथा 12 से 18। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 18 से 24। 30 नंबर क्वेश्चन, नंबर 30 बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं, आप बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा बिने। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।